दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है खगोल विज्ञान। अध्याय 2 कॉस्मोलॉजी की बात करेंगे। देखिए, कॉस्मोलॉजी को आप देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो इंटरसेक्शन में होते हैं। जैसे अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी में हम बात करें तो हमको ये वाला चैप्टर है, ये हमको इंटरलिंक करता हुआ मिलेगा ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी की भी स्टार्टिंग आप कॉस्मोलॉजी से ही करते हैं, बट हम यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफी में फोकस किया जाता है ग्रहों पर, या उनके कितने चंद्रमा हैं, किस चंद्रमा का क्या नाम है, ग्रहों के जो क्रम है, उनके रोटेशन पीरियड हैं, वो सारे फैक्ट ज्योग्राफी में फोकस किए जाते हैं। यहाँ पे हम फोकस करेंगे जैसे कि ब्रह्मांड से रिलेटेड तारों का जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, या फिर अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं, हम यहाँ पे उन सारी चीजों पे फोकस करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं। फिजिक्स का भी हम थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइंस्टीन की कुछ चीजों को यहाँ पे यूज किया गया है। आइंस्टीन के कुछ लॉज को यहाँ पे यूज किया जाता है और उनको लेकर के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी। उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे थोड़ा फोकस करके चलेंगे। अब इस चैप्टर में हमसे क्या क्या पूछा जाता है उसका एक आउटलाइन हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी कहेंगे तो ब्रह्मांड विज्ञान इसको कह देंगे, दोनों एक ही बात है, कोई इसमें बहुत अंतर वाली बात नहीं है। तो हमको पढ़ना क्या है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत है उसके बारे में हमको पढ़ना है। खगोलीय पार्श्व सूक्ष्म तरंगीय विकिरण के बारे में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के बारे में पढ़ना है। आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ना है, या मिल्की वे आकाश गंगा। हमको पढ़ना है ग्रह और बौना ग्रह, चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह या बांझ ग्रह, तारे, तारामंडल, तारों का जीवन चक्र, गामा किरण विस्फोट, कुइपर बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, धूमकेतु, पृथ्वी तरंग, लिगो परियोजना, लिगो भारत, और गहरे द्रव्य, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, कण भौतिकी के मूल सिद्धांत है, मानक मॉडल है, फर्मियन बोसॉन मॉडल है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, न्यूट्रिनो है, और भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला। कुल मिलाकर के हमको एक मोटा मोटी क्या करना है, इसमें हमको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, तारों का जो जीवन चक्र है वो पढ़ना है, और हमको देखना है कि जो मूल कणों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिग्स बोसन से क्वेश्चन पूछे, उन चीजों पे भी थोड़ा सा फोकस करके चलना है। ये हो गए हमारे इस चैप्टर की आउटलाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जिस चैप्टर का ही नाम कॉस्मोलॉजी है, या जिस चैप्टर का ही नाम एस्ट्रोनॉमी है, तो हमको पता रहना चाहिए कि यूनिवर्स क्या है, कॉस्म आखिर है क्या चीज। तो अगर हम बात करें ब्रह्मांड की, देखिए ब्रह्मांड की अगर मैं आपसे बात करूं तो ब्रह्मांड का मतलब ये दुनिया में उपस्थित सभी कुछ क्या है, ब्रह्मांड का पार्ट है। सभी कुछ जब हम यहाँ पे कह रहे हैं तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है डेफिनेशन। सभी कुछ में क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऊर्जा भी आ जाएगी यहाँ पे। ऊर्जा में भी डार्क एनर्जी, डार्क ऊर्जा, और व्हाइट एनर्जी, ये भी इसमें शामिल है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें द्रव्यमान भी शामिल है, इसमें दोनों तरह का द्रव्यमान शामिल है, डार्क मैटर और व्हाइट मैटर। सभी तरह का इसमें शामिल है, चाहे वो व्हाइट हो चाहे डार्क हो। तो जो कुछ भी हमारे पास उपस्थित है उसकी हम बात कर रहे हैं। या अरबों खरबों, अरबों खरबों गैलेक्सियों, या कह सकते हैं आप आकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप। ये थोड़ी आसान समझने वाली भाषा में परिभाषा है। अरबों खरबों आकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है। अब आती है कि भाई ब्रह्मांड बना कैसे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड के बारे में जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत,
तो इसमें मूल रूप से देखा जाए तो हम एक सिद्धांत पे यहाँ पे खास तौर से फोकस करते हैं, वो है महाविस्फोट का सिद्धांत, या हम उसको कह सकते हैं बिग बैंग। बैंग का मतलब होता है विस्फोट और बिग हो गया बहुत बड़ा, बिग बैंग थ्योरी। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज लेमेनटेयर। उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि भाई जो पूरा ब्रह्मांड है वो क्या था, एक पॉइंट फॉर्म में था, एक गोले के रूप में था, और वहां से फिर क्या हुआ, उसमें विस्फोट हुआ, और धीरे 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 इसका क्या हो गया, ये सिद्धांत क्या कहता है, विस्फोट के बाद लगातार प्रसार। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ और उससे लगातार प्रसार होता गया। अब हम देखेंगे कि भाई अगर ये थ्योरी है और ये सर्वमान्य थ्योरी इसको माना जाता है, सबसे अधिक एक्सेप्टेड थ्योरी यही है, आप इसको सामान्य थ्योरी कह सकते हैं यूनिवर्स के बारे में, तो क्या इस थ्योरी के लिए हमको कोई एविडेंस भी मिलता है, क्या हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, तो हम एविडेंस को देखेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रूफ क्या है इसके। प्रूफ की अगर हम बात करें तो इस प्रूफ हमारे पास ये है, एक तो हमने क्या छोड़ा था, हबल टेलीस्कोप का डाटा। हबल टेलीस्कोप का डाटा है, या एक साइंटिस्ट है हबल, उन्होंने ये फाइंड किया कि जो भी, उन्हीं के आधार पर ये हबल टेलीस्कोप छोड़ा गया है। अब इसका डाटा ये शो करता है कि हर एक आकाश गंगा रेड शिफ्ट शो करती है। रेड शिफ्ट का मतलब होता है अगर दो चीजें दूर जा रही हैं, प्रकाशमान चीजें तेजी से अगर दूर जाती हैं, इस परिघटना को रेड शिफ्ट कहा जाता है। इसका मतलब अगर सारी आकाश गंगाएं रेड शिफ्ट शो कर रही हैं, सभी की सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही होंगी, या ये कहिए कि पृथ्वी से सारी आकाश गंगाएं दूर भाग रही हैं। अगर पृथ्वी से सभी दूर भाग रही है, इसका मतलब ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। इसी को हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं डॉपलर प्रभाव, रेड। ये भी इसी बात को शो करता है कि ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है, प्रसार होता चला जा रहा है। हमको और क्या ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, तो हमको एविडेंस मिलता है गामा किरण प्रस्फुट। तो हमको लगातार गामा रेडिएशन, पूरे यूनिवर्स में हमको गामा रेडिएशन मिल रहा है। गामा रेडिएशन तब होता है जब कोई बहुत ही हैवी मटेरियल या कोई बहुत ही बड़ा पिंड है, उसमें अगर विस्फोट होता है तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में गामा किरणें निकलती हैं। पूरे यूनिवर्स में गामा किरणें निकली है, और देखो जैसे पटाखे में अगर विस्फोट हुआ तो जो टुकड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। ऐसे ही अगर पूरे यूनिवर्स में हमको गामा किरणें मिल रही है, इसका मतलब सारे यूनिवर्स में क्या हुए होंगे, विस्फोट हुए होंगे। तो विस्फोट हुए तो इसका मतलब सारा का सारा यूनिवर्स क्या हो रहा होगा, विस्फोट के बाद तो कोई भी चीज फैलती है, तो लगातार ये क्या हो रहा है, प्रसार कर रहा है हमारा यूनिवर्स। तो ये सारे एविडेंस मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और भी सिद्धांत है। हम यहां पे एक सिद्धांत की बात करते हैं, वो सिद्धांत है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है ब्रह्मांड में न प्रसार होता है, न ही यह सिकुड़ता है। तो ना तो इसमें कोई प्रसार होगा, ना ही ये सिकुड़ेगा। हमको एक स्टेडी स्टेट थ्योरी भी नजर आती है। अच्छा, अब ये हो गई ये बात। एक है यहां पे पल्सेटिंग थ्योरी। ये क्या कहती है, ब्रह्मांड लगातार
फैलता एवं सिकुड़ता है। ये क्या कह रहा है? ये अजर अमर वाली थ्योरी है, अजर अमर सिद्धांत। ब्रह्मांड जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ये सब बकवास बातें हैं, कोई ऐसी मतलब हमको ये सब चीजें हैं, ये हमको बस भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिद्धांत ऐसा मान रहा है जो स्टेडी स्टेट है। पल्सेटिंग थ्योरी क्या कहती है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता एवं सिकुड़ता है। अभी क्या हो रहा है? अभी फैल रहा है, मतलब बिग बैंग है, फिर सिकुड़ेगा। इसको हम क्या कहेंगे? बिग क्रंच कहेंगे। बिग बैंग का मतलब विस्फोट हुआ तो फैल गया, फिर धीरे धीरे ये एक अपनी लिमिट तक जाएगा, उसके बाद फिर सिकुड़ते हुए फिर वापस उसी एक पॉइंट में ये समाहित हो जाएगा। ये है हमारे ब्रह्मांड के बारे में एक बेसिक सी जानकारी। हमने देखा कि ब्रह्मांड क्या था। तो ब्रह्मांड था करोड़ों अरबों खरबों मंदाकिनियों या आकाश गंगाओं। आकाश गंगा हालांकि हमारी वाली जो मंदाकिनी है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है, बट एक कॉमन रेफरेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, कॉमन वर्ड की तरह, कोई इसमें बहुत समस्या नहीं है। तो ये क्या है? करोड़ों अरबों मंदाकिनियों या आकाश गंगाओं का एक समूह है। ठीक है। अब अगर हम बात करें भाई, ये जो आकाश गंगाएं हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भाई मंदाकिनी ये क्या है? नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो पहला हमारा हो गया ब्रह्मांड। अब फिर ब्रह्मांड की जो यूनिट है उस पे आते हैं। ब्रह्मांड की यूनिट क्या है यहाँ पे? मंदाकिनी। क्या? गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? अरबों खरबों तारों का। ऐसा माना जाता है कि देखो, एक जो गैलेक्सी होती है उसमें 10 की पावर 11 तारे होते हैं, और एक पूरे ब्रह्मांड में हमारे में 10 की पावर 11 क्या है? गैलेक्सीज हैं। इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में तारे कितने हो गए? तो एक अनुमान है 10 की पावर 22 तारे हमारे ब्रह्मांड में है। हालांकि ये डाटा यूपीएससी के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट का नहीं है, तो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। तो एक कॉमन जानकारी के लिए अगर पता है तो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो हो गई ये जानकारी। अच्छा, इसमें भी फिर कई तरह की होती हैं। कुछ होती हैं सर्पिल, कुछ होती हैं आपकी सर्कुलर होती हैं, कुछ सर्पिल होती हैं, कुछ डिस्क टाइप की होती है। तो बहुत तरह की आकाशगंगाएं हो सकती हैं। हमारी जो आकाशगंगा है या हमारी मंदाकिनी, इसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा, या इसको हम कहते हैं मिल्की। ठीक। अब इसके अलावा भी क्या है हमारे अगर हम बात करें तो हमारी अपनी आकाशगंगा है, उसमें एक है सेजिटेरियस, सेजिटेरियस ए ब्लैक होल केंद्र में। ऐसे हर आकाशगंगा के बीच में एक ऐसे केंद्र बिंदु होगा जिसकी वजह से सारी की सारी आकाशगंगा, देखो अंतरिक्ष में कोई रस्सी तो पड़ी नहीं हुई है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी अट्रैक्शन की वजह से टिके हुए हैं। सेंटर में अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो बाकी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। अब जैसे हमारे अगर सौर मंडल की बात, तो सूरज बिल्कुल बीच में स्थित है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है, तो उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से पूरा का पूरा सौर मंडल क्या है? उसके चारों तरफ टिका हुआ है या उस अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। आप ऐसे मान लीजिए जैसे रख दिया है चीजों को, जैसे जमीन पर हम चीजों को रख देते हैं, मूव कराते हैं, वैसे ही अट्रैक्शन उनको क्या करता है? बांधे रखता है। इस चीज को हम आप ऐसे कह सकते हैं, समझ सकते हो, स्पेस टाइम इस चीज को हम कहते हैं। एक तरह का ऐसे मान लीजिए आपने पॉलिथीन बिछा दिया और उसमें बीच में कोई बड़ा पत्थर डाल दिया, तो बीच में गड्ढा बन जाएगा ना। उस गड्ढे की वजह से चीजें क्या होती है? उसकी तरफ अट्रैक्ट होती रहती हैं। तो इस तरीके से सन का ग्रेविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से सब चीजों को रोके हुए है। ऐसे ही इस ब्लैक होल ने क्या कर रखा है? पूरे के पूरे इस गैलेक्सी को एक जगह पर रोके हुए रखा है। हर गैलेक्सी में हमको ये देखने को मिलता है।
अब अगर हम बात करें कि भाई क्या सूर्य भी इसके चारों तरफ घूमता है, तो बिल्कुल कोई भी चीज आकाश में या स्पेस टाइम में स्थिर नहीं हो सकती, उसको मूवमेंट करना ही पड़ेगा, वो मूव करेगी ही करेगी, तो वो स्थिर नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। सौर मंडल की बात करें तो इसके केंद्र में क्या है? तारे एवं उसके ग्रहों का समूह। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और यूज कर सकते हैं, तारामंडल। तो कई सारे तारे मिलकर के जब ग्रुप बनाते हैं तो उसको तारामंडल कहते हैं। हर एक तारे के साथ क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, तारा, हम यहाँ पे जो जिस तारे की बात करें वो तारा क्या है, सूर्य। और सूर्य और उसके जो ग्रह हैं उनका जो समूहन है उसको हम क्या करें यहाँ पे, सौरमंडल। सौरमंडल में ग्रह के अलावा और भी बाकी चीजें होती हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड करके रखेंगे। इसका जो केंद्र है वो क्या है, तो केंद्र है यहाँ पे सूर्य। ठीक है, बाकी इसमें अन्य में कौन कौन है, तो अन्य में जैसे हमने बात करी ग्रह इसमें है, इसमें शुद्ध ग्रह हैं, उल्काएं हैं, इसमें धूमकेतु हैं, प्लस अन्य छोटे पिंड। बहुत सारे ऐसे पिंड हैं कि ना जिनको उल्काओं में शामिल किया गया है, तो बहुत सारे ऐसे पिंड भी हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। वो सारा का सारा सिस्टम क्या कहलाता है, सौरमंडल कहलाता है। ठीक है, देखिए एक अंतर देख लेते हैं। तो तारे क्या हैं, देखो ऐसे मान लीजिए ये हो गया हमारा तारा, इसके चारों तरफ ये सब क्या होते हैं, ग्रह। तो तारे में क्या है, तारे अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और उनमें उच्च तापमान होता है। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं और प्रकाश के उत्पादन के लिए किसी बाह्य स्रोत पर निर्भर नहीं करती। तारों में क्या होता है, संलयन नाम की प्रक्रिया होती है। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, संलयन प्रक्रिया द्वारा आकाश में तारों के टिमटिमाने का एक अनोखा प्रभाव होता है। तारे टिमटिमाते क्यों, तो अपवर्तन की वजह से तारों में टिमटिमाना होता है। तारे अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, लेकिन पर्याप्त दूरी के कारण इन्हें काफी समय बाद ही देखा जा सकता है। तारे हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य प्रकाश तत्वों बने होते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे होते हैं, सामान्य तौर पर ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कार्बन भी बनता है, और फाइनली तारों में क्या होते हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं वो भी बनते रहते हैं। संलयन की प्रक्रिया के थ्रू ही जितने भी हमको पदार्थ मिलते हैं, हमारी अर्थ पर जितने भी पदार्थ मौजूद हैं, ये सब के सब भी किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन के संलयन के द्वारा ही बने हुए हैं। आपस में संलयन होते गए होते गए होते गए, फिर वो तारा क्या हो गया, एक टाइम के बाद टूट गया, फिर संलयन हुआ, फिर टूट गया, फिर कुछ हुआ, फिर टूट गया। इस तरीके से लगातार चलता रहता है। अब आते हैं ग्रहों पे। तो ग्रहों का तापमान कम होता है, वजह क्या है कि भाई जब ग्रह ग्रह बना होगा तब तो उसमें, क्योंकि लिक्विड फेज में रहा होगा, तो कुछ तापमान उसमें हो सकता है, या हो सकता है उसके कोर में कुछ रेडियो, या उसके सेंटर में कुछ रेडियो एक्टिव तत्व हो, तो उनकी वजह से उसका कुछ तापमान हो। नॉर्मली क्योंकि ग्रहों में कोई इस तरह की एक्टिविटी होती नहीं है। अब जैसे जुपिटर वाले केस में आप देखेंगे तो जुपिटर का साइज बहुत बड़ा है, तो ग्रेविटी की वजह से जो गैसेज हैं, जो मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो के सब क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इस वजह से उसका टेम्परेचर काफी हाई है कोर में। बाकी ग्रहों में आपको इस तरह का नहीं देखने को मिलेगा। ग्रहों के पास अपना ऊर्जा का कोई सोर्स नहीं होता है, वो पूरी तरह से तारे पर निर्भर होते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, अपना प्रकाश उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। भाई जहां भी संलयन अभिक्रिया होगी वहां तो प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, इनमें कोई संलयन अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए इनमें प्रकाश नहीं होगा, न ऊर्जा होगी अपनी। ग्रह टिमटिमाते प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। भाई टिमटिमाएगा कौन, टिमटिमाएगा वो जो बहुत बहुत ज्यादा दूर होगा। हमको कौन से ग्रह दिखते हैं, तो हमको बुध दिखता है पृथ्वी से, शुक्र दिखता है, मंगल दिखता है,
शनि दिखता है और कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा बृहस्पति दिख जाता है। ये 5 ग्रह हमको दिखाई देते हैं, तो ये 5 क्या है, पृथ्वी के ज्यादा नजदीक हैं। ज्यादा नजदीक होने की वजह से रिफ्रैक्शन का इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं है। बाकी ग्रह हमको दिखाई नहीं देते, पूरे यूनिवर्स के ग्रह थोड़ी ना दिखाई देते। जो कुछ भी हमको रात में दिखाई देता है वो सब तारे हैं, 5 को छोड़ करके, और एक चंद्रमा छोड़ दीजिए, सब तारे हैं। अपनी धुरी पर कक्षाओं में ग्रह लगातार अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। तो लगा ये कक्षाओं में भी क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ग्रहों में ठोस, तरल पदार्थ, गैस या उनका संयोजन होता है। तो ग्रहों में लगभग किसी भी तरह की कंडीशन हमको मिल सकती है। जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो हमको तीनों ही अवस्था मिल जाती है यहाँ पे। ठोस के रूप में जैसे चट्टानों की बात करें, द्रव के रूप में पानी हमको मिल जाता है, और गैस के रूप में बात करें तो पूरा हमारा जो वायुमंडल है वो गैसीय फॉर्म में। तो यहाँ तक अगर हम बात करें मंगल तक की, तो मंगल तक के ग्रह जो हैं इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थों से या इनमें ठोस पदार्थों का थोड़ा ज्यादा संकेंद्रण है। बाहर के जो ग्रह हैं उनको जुपिटर, क्योंकि वहां से स्टार्ट होता है तो उनको जोवियन ग्रह कहते हैं, और उनमें हमको गैसों का मात्रा ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई जो तारे हैं उनका कैसा जीवन चक्र चलता है, तो किस तरीके से है। ठीक है। या एक बार आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले हम सौरमंडल को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, जैसा ठीक लगे। चलिए पहले हम ऐसा कर लेते हैं। हमने जैसे ग्रह का एग्जांपल लिया, तो ग्रह की हमने डेफिनेशन देख ली। ग्रह क्या है, हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। अब अगर 2006 तक का आप डाटा देखेंगे तो 9 ग्रह माने जाते थे, हमको भी ग्रह कंसिडर किया जाता था। फिर क्या हुआ, फिर विश्व समुदाय ने देखा कि भाई एक डेफिनेशन हमको ग्रहों की निश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ग्रह क्या है, अब इतने सारे पिंड खोजते चले जा रहे हैं, खोजते चले जा रहे हैं, तो एक डेफिनेशन निश्चित करने की जरूरत है। बहुत सारे और भी हमको पिंड मिले, अब उनको एग्जैक्टली ग्रह माने ना माने ये समस्या यहाँ पे आ रही थी। उस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया, 3 यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई। भाई एक तो उसका गुरुत्वाकर्षण, जो भी पिंड है उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो आसपास के सारे छोटे छोटे पिंडों को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ। दूसरी बात कि भाई वो क्या करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट कक्षा में सूरज का चक्कर लगाना चाहिए, वो किसी की कक्षा को काटना नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके से इंडिपेंडेंट कक्षा होनी चाहिए, काटना नहीं चाहिए, उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होना चाहिए, और इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि अपने साइज को भी क्या कर सके, गोल बना सके। 3 कंडीशनों को यम फुलफिल नहीं कर पाया। एक तो गुरुत्वाकर्षण कम था, उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे अदर बॉडीज थे। दूसरी बात कि वो क्या करता था, वरुण की कक्षा को काटता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, इलिप्टिकल कक्षा थी उसकी थोड़ी ज्यादा, तो इस वजह से क्या होता था, कुछ हिस्से में उसकी वरुण की कक्षा को वो काट करके निकलता था। इस वजह से उसको ग्रह अब नहीं मानते। तो टोटल 8 ग्रह अभी हम मानते हैं। अब यहां से हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जिन पिंडों की खोज हुई और वो ग्रह जैसे ही थे, उनको हम ग्रह नहीं मान रहे, तो फिर उनको क्या मानेंगे। तो उनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया गया, क्षुद्र ग्रह। तो हो गया ग्रह, प्लानिट, ये कितने हैं, 8 हैं। फिर आता है क्षुद्र ग्रह, ये क्या है, तो ग्रह से छोटे हैं, स्वतंत्र कक्षा। स्वतंत्र कक्षा नहीं है, मतलब इसमें और भी बाकी चीजें हैं जो इनके साथ साथ मूव करती रहती है, तो इस वजह से इनको क्षुद्र ग्रह कंसीडर किया जाता है। आप इनको अब अगर हम बात करें कि भाई इनको बौने ग्रह भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि भाई अब आता है हमारे पास, जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, प्लूटो है, सेरेस है, इरिस है, इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं। सेरेस है, प्लूटो है, प्लूटो मतलब यम है, उनकी हम बात करें। अब आता है फिर उपग्रह। उपग्रह की बात करें, ये ग्रह की परिक्रमा कर, ऐसे पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। अगर हम बुध की बात करें, इनका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करें तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात करें तो इनका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अगर हम मंगल की बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं, का नाम है
फीबोस, डीमोस। अगर हम बात करें आगे बृहस्पति की, इसके हैं लगभग 95 चंद्रमा और शनि के हैं 146। वो अभी तक बृहस्पति को सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता था, लेकिन जो नई फाइंडिंग्स हैं उसमें अब शनि के सबसे ज्यादा चंद्रमा है। उसके अलावा बचते हैं अरुण और वरुण, जिनके 27 और 14 हैं। अरुण के कितने हैं? 27। और वरुण के कितने हैं? 14। अब ऐसा नहीं है कि जो बौने ग्रह हैं या बौने ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो नहीं, इनके भी उपग्रह हैं। जैसे प्लूटो की अगर हम बात करें तो प्लूटो के सबसे बौनों ग्रहों में सबसे ज्यादा 5 उपग्रह इसके हैं। ठीक है, सेरेस की बात करें तो इसका एक भी नहीं है। ठीक है, अब यहां से एक टर्म आता है, एक टर्म आप लगातार न्यूज़पेपर में सुनते रहते होंगे, एक्सो एक्सो प्लानिट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए ये प्लानिट हो गए हमारे अपने, तो सौरमंडल के जो अंदर हैं वो हो गए हमारे अपने सॉरी ग्रह हो गए। इसके अलावा जो प्लानिट हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? एक्सो प्लानिट। सौरमंडल के बाहर अन्य तारों, तो अन्य तारों की परिक्रमा करते होंगे ऐसे ग्रहों को हम क्या कहेंगे? एक्सो प्लानिट्स कहेंगे। ठीक है, लगातार ये इस तरीके से आता रहता है। अब अगर हम बात करें कि भाई एक्सोप्लैनेट का क्या मतलब है, तो अभी यहाँ पे एक टर्म और आप लगातार सुनते रहते होंगे न्यूज़पेपर में, वो है सुपर अर्थ। सुपर अर्थ भी आप लगातार न्यूज़ सुनते रहते हैं। सुपर अर्थ की बात करें, पृथ्वी जैसा किंतु उससे बड़ा। पृथ्वी जैसा मतलब उसमें हर कंडीशन पृथ्वी जैसी है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकती है? जीवन की संभावना, साइज में क्या हो? बड़ा हो। जीवन की संभावना होने के लिए पानी का द्रव रूप में होना अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्म और आप लगातार सुनते रहते होंगे, गोल्डी लॉक्स। इसका क्या मतलब है? तो ये है किसी तारे की चारों तरफ उसको गोल्डीलॉक्स जोन कहेंगे। जैसे पृथ्वी जिस जिस तरह के जितनी दूरी पर है, इस दूरी पर क्या है? ये दूरी ऐसी है कि ना तो यहाँ पे इतनी हम दूर हैं कि पूरी सारी चीजें बर्फ में कन्वर्ट, ना ही हम सूरज के इतने पास हैं कि सारी चीजें क्या हो जाएं? पिघल करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएं, भाप में कन्वर्ट हो जाएं। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा, कोई भी ऐसी अगर प्लानिट है जो इस तरह की परिस्थितियां मुहैया करा सकता है, जहां पे क्या हो, यहाँ पे भी क्या है? जीवन संभव। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्लानिट गोल्डीलॉक्स जोन में है तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपर अर्थ कहेंगे, अगर वो पृथ्वी से बड़ा है तो। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई यहां पे देखो एक चीज और हमको देखनी पड़ेगी कि अब प्लानिट के जो मोशन है किसी सितारे के चारों तरफ,
या तारे के चारों तरफ, उसके बारे में थोड़ा सा हमको आइडिया लेना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे केपलर के नियम। केपलर किसे हैं? तो ये है ग्रहीय गति से ग्रह किस हिसाब से। अब देखो ग्रही गति हमने लिखा जरूर है क्योंकि केपलर ने इनको एग्जैक्टली सौर मंडल के चारों चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं उनके लिए इनको डिस्कवर किया था। बट आज अगर हम देखें तो ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह हर एक सिस्टम में ये एप्लीकेबल है। जैसे हमारा सूर्य जो घूम रहा है मिल्की वे के चारों तरफ, वो भी इन्हीं नियमों को पालन करता है। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, वो भी इन्हीं नियमों को पालन करता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी इन्हीं नियमों को पालन करके घूमता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे टोटल 3 नियम दिए हैं, 3 नियम इन्होंने दिए। पहला नियम है, पहला नियम ये कहता है कक्षाओं का। कक्षाओं का नियम क्या कहता है? तो भाई कक्षाओं का नियम ये कहता है, देखो हम थोड़ा सा ज्यादा करके दिखा रहे हैं इलिप्टिकल, एग्जैक्ट इतना इलिप्टिकल तो नहीं होता है, समझने के लिए, ताकि हमको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लिफ्ट का मतलब होता है या दीर्घवृत्त का मतलब होता है इस तरह की आकृति। इसका एक सेंटर नहीं होता बल्कि 2 सेंटर होते हैं। तो एक सेंटर यहां होगा, एक यहां होगा। ये कह रहा है कि जो सूर्य होगा एक सेंटर पर होगा। इसका सीधे सीधे मतलब ये हो गया, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सितारा क्या होगा, सूरज के नजदीक होगा, पास होगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सितारा क्या होगा, या जो हमारा ग्रह है वो क्या होगा, ये हो गया ग्रह और ये हो गया सूर्य या तारा। उन्होंने कहा कि जब घूम रहा होगा तो उस टाइम पे एक टाइम पे ग्रह चला जाएगा दूर और एक टाइम पे ग्रह आ जाएगा पास। तो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में मूव करते हैं। ठीक। दूसरा जो नियम है वो है कक्षीय चालों का नियम। कक्षीय चालों का नियम क्या कहता है, फिर से वही स्ट्रक्चर एक बनाएंगे। ये हो गया हमारा स्टार, अलग टाइप से बना लेते हैं। और ये हो गया हमारा प्लैनेट। प्लैनेट अगर मान लीजिए यहां पे इस तरीके से है तो ये कह रहा है, ये कह रहा है, या तो आप ऐसे कह दीजिए कि ग्रह क्या करता है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। तो क्षेत्रफल मतलब यहां से सूरज से लेके और ये जो बन रहा है, मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में इसको जो टाइम लगेगा, फिर यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा, ये कह रहा है बराबर बराबर क्या करता है, ये एरिया तय करता है। तो सीधी सी बात है भाई, जब दूर होगा तो इसको कम चलने पे ही ज्यादा एरिया तय हो जाएगा, और यहाँ जब ये नजदीक होगा तो इसको बहुत चलना पड़ेगा तब जाके उतना एरिया कवर हो पाएगा। इसका सीधा होगा, दूर होगा तो धीरे धीरे चलेगा और पास होगा तो तेजी से चलेगा। पास होने पर अधिक तीव्र, दूर होने पर धीरे धीरे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्षेत्रीय चाल समान रहती है, ऐसे भी कह सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जिस लैंग्वेज में आपको। कुल मिला के ऐसे होगा, जैसे आपने पानी में देखा होगा ना, व्हर्ल होते हैं जो भंवर पड़ जाती है, उसमें देखा होगा, आप कोई तिनका या कुछ लकड़ी वगैरह डाल दीजिए, तो भंवर से जब वो दूर जाएगा तो ऐसे धीरे धीरे जा रहा होगा, भंवर के पास आएगा एकदम झटके से निकलेगा, फिर दूर धीरे धीरे फिर एकदम झटके से। उस तरीके से ये मूवमेंट लगातार चलता रहता है। तो ग्रह कोई समान गति से नहीं चलते। आपको अचंबा होगा कि यहाँ पे जब हमारी पृथ्वी की अगर हम ले लें, इस ग्रह की जगह पे पृथ्वी ले लें, तो जब हमारी पृथ्वी दूर होती है तो वो टाइम होता है 4 जुलाई का। देखेंगे नॉर्थन जो हमारा हेमिस्फीयर है, उत्तरी जो गोलार्ध है, तो खूब गर्मी पड़ती है, जबकि हमारी पृथ्वी दूर होती है। वो पृथ्वी के झुकाव की वजह से ऐसा होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी पृथ्वी यहाँ पे आती है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक कब होती है, 3 जनवरी को। और दूर सबसे कब होती है, 4 जुलाई को। ये भी, अब लेकिन ये गर्मी और सर्दी का जो इम्पैक्ट है वो डिस्टेंस से नहीं मैटर करता है, वो मैटर करता है इसके आधार पर जो पृथ्वी का झुकाव है 23.5, उसमें भी आप देखेंगे कि कभी
सूर्य नारायण क्या हो गए? उत्तरायण, और कभी क्या हो गए? दक्षिणायन। तो पृथ्वी क्या करती रहती है? इस जैसे मूवमेंट होता है तो ऊपर नीचे सूरज होता रहता है ना, उस मूवमेंट की वजह से, पृथ्वी के मूवमेंट की वजह से, इस वजह से ऐसा होता है। अब हम आते हैं तो केपलर का तीसरा नियम है, परिक्रमण कालों का फिर से उसी फिगर को लेंगे। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका हाफ क्या होता है? इसके हाफ को कहते हैं ए। ये कह रहा है कि जो घूमने में समय लगेगा, घूमने में लगा समय, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3। कुल मिलाकर के आप इसको सामान्य भाषा में समझना चाहें, वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि परिक्रमण काल का वर्ग जो अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब या घन के समानुपाती होता है। ये तो हो गई एक किताबी भाषा। हमको अपनी लैंग्वेज में समझना है कि आखिर ये चीज क्या है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है भाई, जो जितने ज्यादा दूर होगा उसको घूमने में उतना ज्यादा समय लगेगा। जो जितना दूर उतना ज्यादा समय। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं भाई, ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया क्या? बुध। तो बुध को कितना टाइम लगता है? बुध को घूमने में लगते हैं कितने? 88 दिन। एक हम पृथ्वी से इसकी तुलना कर लेते हैं। पृथ्वी से तुलना करेंगे तो पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? पृथ्वी को टाइम लगता है 365.25 दिन। अब आप समझ गए, बुध नजदीक है तो उसको घूमने में, क्योंकि उसको कम चलना पड़ेगा तो वो क्या होगा? कम टाइम में घूम जाएगा। पृथ्वी दूर है तो उसको ज्यादा चलना पड़ेगा, इसलिए उसको घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा। यही बात केपलर ने अपने तीसरे नियम में बताई है कि जो ग्रह जितना दूर हो जाएगा, जैसे बृहस्पति की हम बात करें, उसको घूमने में क्या लगता है? 12 साल लग जाते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो ये है केपलर के 3 नियम। केपलर के इसी आधार पर क्या किया गया? केपलर मिशन भी छोड़ा गया। अब हम बात करेंगे कि तारों का जो जीवन चक्र है उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। ठीक है, स्लाइड यहां पे लेंगे, तारों का चक्र। पहला, ये हमारे, तो जैसे मनुष्य क्या होता है? मनुष्य पहले बच्चा होता है, पहले जन्म होता है उसका, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर जवान हो जाता है, फिर एक टाइम के बाद उस पे क्या आता है? बुढ़ापा आता है, फिर उस फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही तारों के साथ भी होता है। तो निहारिका का मतलब है गैसों संकेंद्रण। गैस जब इकट्ठी होती जाती है एक जगह पे तो संकेंद्रण होता चला जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? ये बन जाता है। और वजह क्या रहती है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से नजदीक नजदीक आते हैं। अब इसमें क्या होता है? अधिक गुरुत्वाकर्षण कारण लगातार ताप वृद्धि, धीरे धीरे इसमें क्या होने लगता है? ताप वृद्धि भी होने लग जाती है। अब इसके बाद क्या होता है? फिर इसकी जो सेकंड फॉर्म आती है वो आती है प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार में क्या होता है? अब इसकी नेक्स्ट जनरेशन है ना ये, इसमें क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण उष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन। अब ऊष्मा और प्रकाश काफी ज्यादा हो चुके हैं। ज्यादा ऊष्मा प्रकाश होने की वजह से इसमें जो हाइड्रोजन होंगे उसके इलेक्ट्रॉन सब निकल जाएंगे। फिर बनता है ये
तारा, स्टार बन गया। अधिक संकेंद्रण गर्मी से संलयन अभिक्रिया प्रारंभ। अधिक मात्रा में ये क्या करेगा, ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जन। सूर्य क्या है हमारा, एक तारा है, स्टार है। अब ये हो गई यहां तक की। अब देखो इसके बाद क्या होता है, कोई भी स्टार है एक लिमिट के बाद फिर उसको क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो स्टार की फिर क्या होती है, मृत्यु भी होती है। यहां से तीसरे से चलते हैं आगे, फोर्थ स्टेप, लाल दाना, रेड गेट। ये क्या होता है, तारे में ईंधन जब हाइड्रोजन समाप्त होने लग जाता है तब ये कंडीशन आती है कि समाप्ति, तारा फैलकर क्या हो जाता है, विशाल हो जाता है। अब जब हाइड्रोजन रही नहीं, ईंधन अगर खत्म हो गया तो वो एनर्जी तो उतनी मिलेगी नहीं, तब तो खूब मिल रही थी। तो हमको जैसे चाहे येलो हो, व्हाइट हो या वायलेट हो, जैसा भी कलर का था, कम टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर लेकिन खूब निकल रहा था। अब तो और बहुत कम टेम्परेचर हो गया, तो क्या हो गया, कम ऊर्जा के कारण लाल, वो बहुत विशाल हो जाता है, लाल हो जाता है। जैसे हम अपने सूरज की बात करें तो ये इतना विशाल हो जाएगा कि हमारे पृथ्वी और मंगल तक के जो प्लानिट हैं उनको भी अपने आप में समेट लेगा। सोचिए इतना विशाल काय बन जाएगा ये, और विस्तृत हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, लाल दानव के बाद, इसके बाद इसमें होता है विस्फोट। अंत में विस्फोट। अब विस्फोट जो हो रहा है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को हम कह देंगे नोवा और एक को हम कह देंगे सुपरनोवा। नोवा के बाद क्या होगा, जो छोटे लेवल का विस्फोट है, तो उसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा श्वेत वामन बचा हुआ। इसमें से क्योंकि बाकी सारा भाग तो क्या हो जाएगा, विस्फोट की वजह से टूट के बिखर जाएगा, कोर बचेगा, या ये कह सकते हैं तारे का कोर बचेगा, केंद्र बचेगा। ठीक है। अब जब तक इसमें से एनर्जी निकलती रहेगी तब तक तो उसको हम श्वेत वामन कह रहे हैं, लेकिन फिर बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्लैक ड्वार्फ में या श्याम वामन में। ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक ड्वार्फ में। ठीक है। अब ये तो होगी इनकी कहानी। हम यहाँ पे एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारा सूर्य। हमारे सूर्य, अब क्यों, ये होगा कब, वो भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य से या सूर्य के 1.44 गुने से कम होगा। ऐसे सारे के सारे तारे, ऐसे सारे के सारे स्टार जिनका वेट, जिनका मास सूरज का जितना द्रव्यमान है उसमें 1.44 का मल्टीप्लाई कर दे, उससे अगर कम है तो हमारा सूरज भी उससे कम ही हो गया ना, वो सब के सब व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जिनका 1.44 से ज्यादा होगा, 1.44 से अधिक, ये जो 1.44 हम बार बार यूज कर रहे हैं, कल हमने
जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हम एस चंद्रशेखर नाम से एक साइंटिस्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल भी दिया गया। उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने ही ये लिमिट बनाई है कि कोई भी स्टार है उसका एंड में क्या होना है, इसको हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। अब देखिए अगर ऐसा हुआ, इसमें क्या होगा, इसमें होगा सुपरनोवा, महाविस्फोट होगा। बिग बैंग से छोटा है लेकिन यहां से भी क्या होगा, गामा बस्ट निकलेगा, गामा किरणें निकलेंगी। अब यहां से फिर दो चीजें हमको नजर आती हैं, यहां से क्या होगा, न्यूट्रॉन स्टार, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। अब ये धीरे धीरे क्या करता है, बार बार ऊर्जा उत्सर्जन करता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, पल्सर इसको हम कहते हैं पल्सर या पल्सेटिंग। हालांकि इसका भी एंड क्या होगा, एंड में ये भी एंड में छोटा ब्लैक होल बनेगा इससे, छोटा ब्लैक होल। अगर मान लीजिए सूरज से थोड़ा ही ज्यादा है, मतलब कुछ ही मान लीजिए 10 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, तब ऐसा हो रहा है। सूरज से अगर हजारों गुना बड़ा हुआ तो ये डायरेक्ट फिर न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट नहीं होगा। सूरज से हजारों गुना अधिक द्रव्यमान, तो हर तरह के ब्लैक होल अवेलेबल हैं। लाखों गुना ज्यादा द्रव्यमान, सूरज का जितना द्रव्यमान है उससे लाखों गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले ब्लैक होल भी अवेलेबल हैं इस यूनिवर्स में, सब कुछ अवेलेबल है भाई। तो इसमें क्या होगा, सीधे कृष्ण वेबर, अगर बहुत ज्यादा द्रव्यमान हुआ तो सीधे कृष्ण वेबर हो जाएगा। अब कृष्ण वेबर क्या है उसको थोड़ा सा देखेंगे, इसमें से प्रकाश भी बाहर नहीं आता, प्रकाश भी बाहर नहीं आता। देखो अभी हमने देखा था न्यूट्रॉन स्टार वाले केस में क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रकाश टाइम टू टाइम आता रहता है, कुछ टाइम के लिए कम आता है, फिर ज्यादा आता है, फिर कम आता है, फिर ज्यादा आता है, फिर कम आता है, फिर ज्यादा आता है। बट ब्लैक होल वाले केस में कोई लाइट वाइट बाहर नहीं आती है। ठीक है, ये हो गया कि स्टार का जन्म कैसे हुआ, स्टार की फिर युवा हुआ, फिर स्टार प्रौढ़ हुआ, फिर वृद्ध हुआ, वृद्ध हुआ तो इसको जो लाल दानव है ये उसकी वृद्धावस्था है, और फिर फाइनली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेथ के बाद क्या होता है हमने वो भी देखा। अब हम बात करते हैं कि भाई जैसे स्टीलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल, तो इतना सब 3 टाइप के ब्लैक होल हैं कि भाई इनके द्रव्यमान के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। जैसे सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात करें तो ये क्या होते हैं, जो मिल्की वे होती है या कोई भी अगर गैलेक्सी है उसके सेंटर पर, हर एक गैलेक्सी के सेंटर पर एक ये ब्लैक होल उपस्थित होता है। अब ये जब सुपरनोवा हुआ है तो उस टाइम पे क्या होगा कि भाई पूरा का पूरा एकदम से एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। तो जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो वैसी केस में देखो, अगर हम क्रम देखें ऊर्जा का, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली किरणों को हम क्या कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं, और उससे कम ऊर्जा वाली किरणें होती हैं वो गामा रेज है। मतलब टोटल जितनी भी किरणें हैं, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आपका विजुअल लाइट, फिर इंफ्रारेड लाइट, रेडियो और माइक्रोवेव्स, इन टोटल 5-6 टाइप की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरणों में से है गामा रेज। जब कोई पूरा का पूरा स्टार खत्म होता है, स्टार सिस्टम जब जाता है, तो उसमें से क्या निकलती हैं, गामा रेज निकलती हैं, जिसको गामा रे बस्ट भी कहा जाता है। हमने जब ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ रहे थे, कॉस्मोलॉजी के बारे में, तब हमने वहां पे भी जिक्र किया था कि हमको ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, ये एविडेंस कहाँ से मिलता है, लगातार गामा रे उत्सर्जन हो रहा है। तो हमको उससे एक आइडिया लगता है कि भाई अगर उत्सर्जन हो रहा है तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि लगातार इसमें विस्फोट हो रहे हैं।
और विस्फोट होने पर कोई भी चीज क्या होती है, प्रसारित होती है। हमने एक वहां से देखा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास फंडामेंटल और देखते हैं। जैसे अभी जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आइंस्टीन का प्रिंसिपल है, थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करेंगे, तभी वो चीज समझ में आएगी। अब जैसे हमने यहाँ पे बात तो कर दिया कि गामा रे बर्स्ट हुआ या जो बड़े बड़े पार्टिकल, उनकी हमने बात कर दी। यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा आइंस्टीन के किससे सापेक्षता संबंध, सापेक्षता संबंधी जो आइंस्टीन के सिद्धांत हैं उनको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक कैटेगरी हमारे पास क्या है, तो एक कैटेगरी को हम कहते हैं यहाँ पे जो पहले उन्होंने दिया था उसको हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये कब दिया उन्होंने, तो 1905 में दिया। इसके आधार पर क्या बना, तो इसके आधार पर बना मतलब सभी वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष या गतिमान है। अगर आपको लैंग्वेज के रूप में, इसी का एक दूसरा रूप है E इक्वल एम सी स्क्वायर, क्योंकि आइंस्टीन से पहले ये माना जाता था कि भाई द्रव्यमान अलग चीज है और ऊर्जा अलग चीज है, लेकिन बाद में फिर ये रियलाइज हुआ कि भाई द्रव्यमान ऊर्जा एक ही बात है, वहां से ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब अगर हम बात करें तो हमको एक चीज समझ में आती है कि अगर वो स्पेशल रिलेटिविटी है और वो बस वस्तुओं के कौन स्थिर है कौन गतिमान है उस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करी गई है, फिर आइंस्टीन के समझ में आया कि भाई बाकी चीजों को डिफाइन कैसे किया जाए। जैसे जो यूनिवर्स में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है, इन सबको कैसे डिफाइन किया जाए, तो उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने दिया जनरल थ्योरी ऑफ रिले। ये कब दिया इन्होंने, तो ये दिया 1915। अब हम यहां पे देखेंगे ये इसमें क्या बोल रहे हैं, इसको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है इसको। मतलब इसे सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, यूनिवर्स की जितनी भी घटनाएं हैं। गुरुत्वाकर्षण का या गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या। एग्जैक्टली देखो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वो न्यूटन साहब ने दिया कि भाई F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन एग्जैक्टली गुरुत्वाकर्षण वर्क कैसे करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, तो ये समझाया था हमको आइंस्टीन साहब। अब इसमें और भी चीजों चीजों की व्याख्या करी गई है। स्पेस टाइम, ब्लैक होल आदि के साथ निम्न व्याख्याएं भी शामिल है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट लाइन, क्या क्या व्याख्याएं। एक तो है इसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या कहता है, तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये कह रहा है कि भाई हम क्या करें, अगर मान लीजिए हमारी पिंड के पास गुजरने वाला मुड़ जाता है। हम ये मानते हैं ना कि प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है, और अभी तक हम ये मानते थे कि प्रकाश में तो कोई ना द्रव्यमान होता है ना कुछ होता है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन यहां से ये पता चला कि भैया प्रकाश क्या हो जाएगा,
मुड़ जाएगा। ऐसे मान के चलिए कि प्रकाश जा रहा है तो जाना चाहिए था ऐसे 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 करके, और यहाँ पे हमने मान लीजिए एक बना दिया ब्लैक होल, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश इस तरीके से टर्न हो जाएगा। अब देखो लेंस का काम भी क्या है, इसी अगर उत्तल लेंस से होकर आप प्रकाश को गुजारोगे तो वो क्या कर देता है, प्रकाश को मोड़ देता है ना, सिकोड़ देता है एक जगह पे। ऐसे ही ये भी कर देता है, ब्लैक होल भी ऐसा ही काम करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। एक है स्कॉर्पियो डिले। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भारी भारी पिंड कहने का मतलब ये न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल उनकी बात हो रही। भारी पिंड ऐसा नहीं कि हमने 10 किलो का कोई हम पत्थर लेके खड़े हो गए। भारी पिंड, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं ब्लैक होल, गुजरने पर धीमा हो जाता है। एक तो हम ये मानते हैं ना भाई, प्रकाश, ये तो आइंस्टीन साहब ने प्रूव कर दिया कि प्रकाश से तेज कोई नहीं जा सकता है, बट ऐसा नहीं, प्रकाश की स्पीड हमेशा समान नहीं रहती है। भारी पिंड से जैसे जब इसको पार करके आगे जाएगा तो स्पीड में थोड़ी सी हमको मध्यमता देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, सार्पियो डिले कहते हैं। ये भी आइंस्टीन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसी से लगा हुआ कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा यूपीएससी ऑलरेडी इस चीज को पूछ पूछ चुका है, जिसको हम कहते हैं घटना क्षितिज, इवेंट हॉरिजन। ब्लैक होल के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां से प्रकाश भी वापस नहीं आता। ब्लैक होल के बारे में हमने बात करी ना, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश को भी वो अपनी तरफ खींच लेता है, कोई प्रकाश उसमें से बाहर नहीं आ सकता है। जब प्रकाश नहीं आएगा तो एक बात बताइए, कोई घटना हुई उसका प्रभाव हम तक कैसे आता है। अगर जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो उसको आप सुन कैसे पा रहे हैं, वो साउंड आपके फोन से लैपटॉप से आप तक पहुंच रही होगी तब आप सुन पा रहे हैं ना मुझे, इसका मतलब एनर्जी ने ट्रेवल किया। इसी टाइप से आप मुझे देख कैसे पा रहे होंगे, तो स्क्रीन से लाइट निकली होगी, आपकी आंखों के साथ टकराई, तो उसकी वजह से आपकी रेटिना ने उस लाइट के जो भी फोटोन्स हैं उनको कैप्चर किया और आपकी ब्रेन ने उसको अंडरस्टैंड किया। ऐसे कोई भी घटना आप तक इस तरह से पहुंच रही ना। अगर आप कोई पटाखा चलाते, कोई धमाका चलाते, तो वो आवाज आप तक कैसे आती है, वो घटना आप तक पहुंचती कैसे है, क्योंकि ट्रेवल किया किसी चीज ने। अगर कोई मान लीजिए कोई चीज है, हवा का झोंका है, वो आप तक आया है, तो इसका मतलब हवा ने ट्रेवल किया। अब एक बात बताइए, इसका द्रव्यमान ब्लैक होल का इतना ज्यादा है कि वो द्रव्यमान तो छोड़िए, प्रकाश को भी अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो अब ना तो साउंड आ सकती है क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है, लाइट बिना मीडियम के चल सकती है लेकिन लाइट को भी नहीं आने देगा, और द्रव्यमान की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसका मतलब ब्लैक होल के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होगा, ये हो गया ब्लैक होल, इसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया होगा जिसमें से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई घटना हो जाए, सपोज दैट एक छोटा सा स्टार है और उसमें यहाँ पे क्या होगा, विस्फोट हो गया। तो विस्फोट हो गया तो विस्फोट का हम तक गामा रे पहुंचेगा, ऊर्जा पहुंचेगी, फोटोन हम तक आएंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि ब्रह्मांड में ये घटना हो गई है। अब यहाँ पे सारा का सारा लाइट, सारी की सारी गामा रे को क्या कर लेगा, ब्लैक होल अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस एरिया में जो कुछ भी होगा उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। तो यहां घटित घटना बाहर प्रभाव या हम पर प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें फोर्थ है उसकी बात करते हैं, और क्या एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। फोर्थ है हमारे पास, वो है गुरुत्वीय तरंग। इसकी भी व्याख्या, गुरुत्वीय तरंग पे यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब देखो, गुरुत्वीय तरंग को एक तो इसलिए कि इसकी डिस्कवरी ऑलरेडी सिद्धांत आइंस्टीन दे चुके हैं 1915 में, लेकिन इसकी डिस्कवरी हुई 2015 में, ठीक 100 साल बाद। लीगो करके एक प्रोजेक्ट चलाया गया, उसने 2015 में इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया। 2016 में भारत सरकार ने इस पे 1000 करोड़ रुपए लगाने का या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया। अब सोच के देखिए, भारत सरकार अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो ऐसा नहीं कि आज हमने अनाउंस कर दिया और आज ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 साल लग जाएंगे।
और फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट से लगातार रिजल्ट्स आएंगे। तो ये जो टॉपिक है ना ग्रेविटेशनल वेव वाला, तो ये आप इसको मान लीजिए हमेशा ये करंट अफेयर का रहने वाला टॉपिक है आगे, क्योंकि इस पर अब लगातार लगातार रिसर्च होंगी, ये न्यूज में लगातार बना रहेगा। अभी रिसर्च में क्या है, अभी उसमें ये स्थापना हुई, इनॉग्रेशन हुआ, फलाना मशीन लगाई गई, ये आया, फिर इसके रिजल्ट्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कभी 4 महीने बाद एक और हमने डिटेक्ट किया, हमने दूसरा डिटेक्ट किया, तो ये लगातार न्यूज में रहता है। 2 बार इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका। ये है क्या, जैसे आप तालाब है, एक शांत उसमें पानी है, आपने एक पत्थर लिया, पत्थर मार दिया, तो उसमें आप देखें ना रिपल्स पड़ जाती हैं इस तरीके से, ऐसे करके वेव्स चलती है ना उसमें, ऐसे करके। ऐसे ही करके आइंस्टीन ने क्या माना कि पूरा का पूरा हमारा जो स्पेस है ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया स्पेस टाइम का। स्पेस को उन्होंने बोला कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हो गया स्पेस, और इसके साथ अगर फोर्थ डायमेंशन टाइम को भी जोड़ दिया जाए तो ये बनता है स्पेस टाइम। इसको ऐसे मान लीजिए, आपने एक कपड़ा ले लिया, उसको पकड़ लिया चारों कोनों से, अब उसको क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको हिलाएंगे, आप जैसे मान लीजिए तौलिया को ऐसे करके हिलाते हैं, तो तौलिया में भी ऐसे करके चलता है ना, रिपल्स चलते हैं। तो जो एनर्जी है वो फ्लो डायरेक्ट फ्लो नहीं हुआ है, एनर्जी का फ्लो इस तरीके से हुआ है। ऐसे ही हमारा स्पेस टाइम है, जैसे चार कोनों से पकड़ा हुआ है। कोई भी चीज अट्रैक्ट कैसे होती है, तो अट्रैक्ट होती है वो चार ये स्पेस टाइम की वजह से। जितना भारी पिंड होगा वो उतना ही ज्यादा इसमें कर्व क्रिएट कर देगा, ऐसे मान के चलिए। ये हो गया आपका स्पेस टाइम। अगर एक आपने कोई बड़ी भारी चीज इसमें डाल दी, भारी चीज क्या कर देगी, इसको बीच में टेढ़ा कर देगी। अब मैं यहाँ पे कोई हल्की चीज डालूंगा तो वो चीज क्या होगी, अट्रैक्ट होके जाएगी ना यहाँ पे अंदर की तरफ। ये है इसमें कर्व, इस कर्व की वजह से चीजें अट्रैक्ट होती हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए दो भारी पार्टिकल या दो अति द्रव्यमान पिंडों की गति के कारण स्पेस टाइम में उत्पन्न रिपल्स, रिपल्स मतलब इस तरीके से वेव्स ऊपर नीचे जो, इनको हम महसूस क्यों नहीं कर पाते, अति न्यून आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी एक तो इनकी बहुत कम है, दूसरा द्रव्यमान के साथ अंतः क्रिया नहीं, इसीलिए महसूस नहीं होती। अरे भाई, अगर एक बात होती है 2015 में कोई अगर ग्रेविटेशनल वेव निकल के गई, उसके बाद दसियों बार अब तक डिटेक्ट हो चुकी हैं, एक बात बताइए फिर हमको फील क्यों नहीं होती है, कोई भूकंप जैसा हलचल जैसी कुछ तो होनी चाहिए। क्योंकि ये द्रव्यमान के साथ कोई भी अंतरक्रिया नहीं करती है, कोई भी इंटरेक्शन इसका नहीं है, इसलिए इसको हम फील नहीं कर सकते। भाई हम कैसे फील कर पाते, मान लीजिए जो मैं बोल रहा हूं उससे बनी साउंड तरंगे, ठीक है, बोलने की वजह से कौन सी बनती है, ध्वनि तरंगे बनती हैं। वो ध्वनि तरंगे जाएंगी हमारे कान के पर्दे के पास, तो स्टेप्स जो हड्डी है उसके साथ, ऐसे मान लीजिए मंदिर का घंटा लटका हुआ है, वो पर्दा है उसको कह सकते हैं, घंटा कह सकते हैं। अब उससे कोई चीज टकराएगी तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, हिलेगा। वो जो हिलता है वही सिग्नल हमारे ब्रेन को जाते हैं और उसी चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसी चीज को हम सुनना कहते हैं। अब ये हो गया ऊर्जा का एक प्रकार। दूसरा प्रकार है ऊर्जा का प्रकाश। प्रकाश चला हमारी आंखों में, वो अंदर गया, सबसे अंदर वाली जो लेयर है आंखों में उसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना ने उसको एब्जॉर्व किया और अलग अलग कलर की लाइट को वो अलग अलग टाइप से एब्जॉर्व करती है, अलग अलग सिग्नल उसके बनाती है। तो वो सिग्नल पहुंचा हमारे ब्रेन में, तो हमने चीजों को कलरफुल वे में देखा। लेकिन अब आते हैं उष्मा का जो तीसरा प्रकार है, हीट की बात करें, तो हीट को हम आंखों से या कानों से थोड़ी ना फील कर पाते। भाई हीट को कैसे फील कर पाएंगे, उसके लिए हमारी स्किन रेस्पॉन्सिबल है। तो स्किन इंटरेक्ट करती है हीट के साथ। तो जैसे ही हीट हमारी बॉडी में एंटर होती है तो हमको चीजें गर्म लगती हैं, हीट हमारी बॉडी से बाहर जाती है तो चीजें हमें ठंडी लगती हैं। इसका मतलब हमारा जो अलग अलग हमारे सेंसेस हैं वो सेंस कर पा रहे हैं। अच्छा, अब हम नॉर्मल वाइब्रेशंस की बात करें, जैसे भूकंप आता है तो बाकी चीजें भूकंप की तरंगों के साथ इंटरेक्ट कर रही ना, वो हिलने लगती हैं, इसी वजह से तुमको महसूस होती हैं। अगर ये इंटरेक्शन ही नहीं करेंगी तो पता ही नहीं चलेगा। डिटेक्ट करने के प्रयास।
लीगो, ये कहां पर है तो ये है। दूसरा लीगो इंडिया, इसी का एक्सटेंडेड रूप है। तो जैसे ही 2015 में अमेरिका ने ये डिक्लेयर किया कि हाँ भाई हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को पकड़ा है, डिटेक्ट किया है, तो तुरंत इंडिया ने क्या कर दिया, उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है कि भाई हमको इससे क्या बेनिफिट होगा। एक तो ये था कि ऑलरेडी इसमें 2 इंटरफेरोमीटर लगे हुए थे जो मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, अब वो अमेरिका में ही लगे हुए थे। तो अब क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, काफी कम है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। अब इंटरफेरोमीटर के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही बेटर तरीके से हम कैप्चर कर पाएंगे इसको। तो इसलिए फिर अमेरिका ने इंडिया के साथ टाई अप किया, बोला एक हम यहां लगा देते हैं, 2 अमेरिका में लगे हुए हैं इंटरफेरोमीटर, 3 इंटरफेरोमीटर हो जाएंगे तो खूब सारा गैप हो जाएगा, और तीनों की जो गैप है, तीनों का जो डाटा है उसको हम मैच करके एग्जैक्ट पता कर पाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है कि ये सारे के सारे हम कहां बना रहे हैं, अर्थ पर बना रहे हैं। अर्थ पर भूकंप आता रहता है, शोरगुल है, नॉइस है, तमाम तरह के वाइब्रेशन हैं अर्थ पे। बहुत सारे ऐसे वाइब्रेशंस भी हैं, जो कुछ अर्थक्वेक ऐसे हैं जिनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम रहती है। अब उस फ्रिक्वेंसी का अगर मैच हो गया ग्रेविटेशनल वेव के साथ, तो एग्जैक्टली कौन सा वाला जो वाइब्रेशन है वो ग्रेविटेशनल वेव का है, कौन सा अर्थक्वेक का है, नॉइस का है, वो सारे की सारी चीजों से डाटा निकालना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। साइंटिस्टों ने एक प्लान किया कि भाई ऐसा करते हैं, हम स्पेस में 3 सैटेलाइट छोड़ देते हैं। ये कहां पर हैं, तो ये हैं जमीन पर। तीसरा जो मेजर वर्क है वो है लिसा करके। लिसा कहां होगा, स्पेस में 3। ये कैसे काम करेंगे भाई, जैसे आप मान लीजिए इसको, ऐसे मान लीजिए जैसे एक नाव है, नाव में आप बैठे हुए हैं। अब जिस नाव में बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए लहरें चल रही होंगी तो, और बहुत बड़ी बड़ी लहरें हों, कभी पानी का स्तर ऊपर हो जाए, कभी नीचे हो जाए। मान लीजिए कि समुद्र में आप तट से थोड़ा दूर हैं और अगर ज्वार आता है तो आपको ज्वार का पता नहीं लगेगा। वजह है कि जैसे अब मान लीजिए कि जो तरंगें आती हैं उनमें तो ये कि नाव हिलने लग जाती है, तो हमको आइडिया लग जाएगा। ज्वार आएगा तो सारा का सारा तल क्या होगा, ऊपर उठेगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो ज्वार भाटा में ऊपर नीचे होता है, तो हमको आइडिया ही नहीं लगेगा। तट के पास होंगे तब तो हम तट को देख करके आइडिया लगा लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर अंदर हुए तो हमको आइडिया नहीं लगेगा कि ज्वार आ गया या ज्वार चला गया नीचे की। फिर कैसे पता लगेगा, तो भाई हमको कैसे पता लग सकता है कि अगर कोई दूर एक नाव है और उसको अगर हम देख पा रहे हैं, मान लीजिए बहुत दूर नाव है और उसके टॉप को हम देख पा रहे हैं, और मान लीजिए कि अभी तो वो 1 मीटर हमको ऊपर दिख रही है, उसका जो ऊपर हमने मान लीजिए एक डंडा लगा रखा है वो ऊपर दिख रहा है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो जो डंडा है उसका वो नीचे की तरफ चला गया, वो नाव हमको दिखाई नहीं दे रही है। हम समझ जाएंगे ना कि वो वाली नाव के पास या तो पानी नीचे जा रहा है, या हमारी नाव का पानी जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऐसे करके हम लिसा में क्या करेंगे, 3 सैटेलाइट 1-1 लाख किलोमीटर पर पृथ्वी के चारों तरफ मतलब तीनों तरफ इस तरीके से लगा देंगे। अब अगर इधर से वेव आएगी तो ये ऊपर चला जाएगा, बाकी के 2 सैटेलाइट क्या होंगे, नीचे, इस तरीके से। अब यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा, उन वेरिएशन के आधार पे हम डिटेक्ट कर पाएंगे। अब इस स्पेस में क्योंकि इस तरह के वाइब्रेशन ना के बराबर हैं, ग्रेविटेशनल वेव के अलावा और कोई वाइब्रेशंस होते नहीं है, तो बड़े आराम से उनको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह के वाइब्रेशंस होंगे नहीं। इसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया कि भाई देखो 2030 में छोड़ेंगे इसको वैसे तो, लेकिन एक साथ तो इतना महंगा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या किया, लिसा पाथ फाइंडर करके इसका एक प्रोटोटाइप भेज करके देखा, प्रोटोटाइप के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। उसके बेस पे फिर फाइनली लिसा प्रोजेक्ट की अब तैयारी चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कण भौतिकी की, पार्टिकल फिजिक्स का मानक मॉडल। अब देखो इसमें 2 तरह के हमको दिखते हैं पार्टिकल, एक जिनको हम कहते हैं फर्मियंस, फर्मियंस में आते हैं क्वार्क और लेप्टॉन्स, और दूसरे होते हैं बोसॉन्स, जिनको हम फोर्स कैरियर भी कहते हैं। इसमें बोसॉन, हिग्स बोसॉन इत्यादि ये आते हैं। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो टोटल 17 फंडामेंटल पार्टिकल या 17 मूल कण है। मूल कण का क्या मतलब है, अन्य कण, बाद में परमाणु रचना, फिर बनते हैं अणु, फिर बनता है पूरा का पूरा पदार्थ। बाकी सारी चीजें फिर यहां पे आके बनती है। टोटल इन्हीं सारी चीजों से पदार्थ
बना हुआ है, ठीक है। डार्क मैटर, डार्क और व्हाइट मैटर की बात करें, व्हाइट मैटर मतलब अगर मैं ये पेन, ये देखो कलर इसका ब्लैक है, ब्लैक मैटर नहीं है, डार्क नहीं है, मतलब ये सॉरी ब्लैक तो है, डार्क नहीं है। तो ये हो गया व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर का मतलब है कि जिस पदार्थ को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें वेट भी है, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा व्हाइट मैटर। तो लाइट के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन भी कर रहा है, रिफ्रैक्शन भी शो कर रहा है, अपवर्तन परावर्तन, ये सारी क्रियाओं को करके दिखा रहा है। एक ऐसा भी पदार्थ है जो प्रकाश के साथ इस तरह से इंटरेक्ट नहीं करता है, वो एक ही तरह का इंटरेक्शन जानता है, और वो है केवल और केवल एब्जॉर्व करना। वो सारे के सारे प्रकाश को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। उसको हम क्या कहते हैं, डार्क मैटर कहते हैं। जैसे ब्लैक होल का जो मैटर है वो क्या है, वो डार्क मैटर है। वो इतना ज्यादा हैवी है, इतना ज्यादा हैवी। अभी यहाँ पे तो क्या है, अणु, अणु है तो परमाणु परमाणु के बीच में गैप है, परमाणु के भी अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्रोटॉन है, उनके बीच में खूब सारा गैप पड़ा हुआ है। इन डार्क मैटर के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर शायद नहीं होता होगा। पूरे के पूरे, जैसे हमने अभी देखा था कि सब मिलकर के न्यूट्रॉन स्टार बन गया, फिर न्यूट्रॉन स्टार भी फिर जब उसकी एनर्जी खत्म होगी तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। एग्जैक्टली हम नहीं जानते। इसी तरीके से हम ना ही हम डार्क एनर्जी के बारे में बहुत जानते हैं, ना ही हम डार्क मैटर के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि इनको हम देखो मैथमेटिकली तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, इनको हम एग्जैक्टली कोई सैंपल लेके स्टडी नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर रिजल्ट हमको कब मिलेंगे, जब हम सैंपल लेके इनकी स्टडी कर डालेंगे, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई जो यहाँ पे कण आ रहे हैं ना, एक यहाँ पे कण आया हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन का क्या सीन है, पीटर हिग्स द्वारा सिद्धांत दिया गया, ये द्रव्यमान हेतु उत्तरदायी है। बोसोन हमारे एस एन बोस जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के आधार पर ये नाम रखा गया है, और 2013 में इसके लिए नोबेल भी मिला। ये न्यूज तो खैर बहुत पुरानी है, तो बहुत जरूरी नहीं कि आप इसमें फोकस करें। अब अगर हम बात करें कि भाई ये द्रव्यमान हेतु उत्तरदायी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम गॉड पार्टिकल, इसी तरीके से एक पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। लगभग शून्य द्रव्यमान वाला मूल कण। ये है क्या, तो ये अनावेशित होता है, इसमें कोई आवेश नहीं है। देखो अगर मान लीजिए कितना भी छोटा हो, जैसे क्वार्क होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनको डिटेक्ट करना आसान है, वजह कि उन पे चार्ज होता है। अब चार्ज है तो चार्ज की वजह से उनको बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्या है, एक तो बहुत छोटा है, दूसरी बात कि इस पे कोई आवेश नहीं है, लगभग शून्य द्रव्यमान हम मान के चल रहे हैं, और ये क्या है, पदार्थ के साथ सामान्य अंतः क्रिया नहीं कर। भूकंप के बारे में जानकारी दे सकता है, कण भौतिकी बेहतर जानकारी इससे हो सकती है। ये इससे क्या किया, जैसे सीटी स्कैन करते हैं हम, पीईटी करते हैं, एक्सरेज करते हैं, तो ये क्या कर सकता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके इंटरनल पार्ट की और बेहतरीन इमेज दे सकता है। मानव शरीर की बेहतरीन जानकारी
ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जानकारी। खोज हेतु प्रयास की बात करें तो अंटार्कटिका पर एक आइस क्यूब करके इसके लिए क्या बनाया गया है, तैयार किया गया है। कहां पे? अंटार्कटिका। वहां इसलिए क्योंकि फालतू का इंटरेक्शन वहां पे है नहीं, तो बड़े आराम से वहां पे रिसर्च वगैरह होती रहेगी, इसके लिए वहां पे आइस क्यूब तैयार किया गया है। तो इसके अलावा भी देखेंगे कुछ और भी इसमें नाम है, इंडिया ने भी इसमें कुछ काम किया है, उसके बारे में भी बात करते हैं। आइस क्यूब है और एंटारेस है। ये कहाँ है? तो ये है भूमध्य सागर। औरों की अगर हम बात करें तो इसमें और भी नाम है, जैसे बैकाल, जीवीडी है और आईएनओबी है। बैकाल झील में बैकाल जीवीडी, तो ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, और बैकाल जीवीडी ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, और इंडिया में है आईएनओ, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ये कहां पर है? तो ये भारत में है। और भारत में भी अगर हम बात करें तो भारत में ये कौन सी जगह पर है? तो ये बनाया जा रहा है गोदी पश्चिम पहाड़ियों पर, थेनी जिले में। थेनी कहां पर? ये है तमिलनाडु, वहां पर इसकी स्थापना करी गई। तो ये है पार्टिकल फिजिक्स का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है। इंडिया में अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करी थी, तो लीगो इंडिया, तो ये बनाया जा रहा है हमारा महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। पीछे चले हम, ये कहां पर है? लीगो इंडिया कहां पर है? हिंगोली, महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये हो गई हमारी यहां तक की बात। अब पदार्थ प्रतिपदार्थ या मैटर एंटी मैटर के बारे में बात कर ली हमने, एनर्जी डार्क एनर्जी के बारे में बात कर ली, कण भौतिकी की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात कर ली। तो ये है हमारा पूरा का पूरा। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें, जो अभी हमने गॉड पार्टिकल की बात करी थी, तो गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, और ये सर्न के थ्रू चलता है। सर्न में इंडिया पूरी तरह से तो सदस्य नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में उसमें शामिल जरूर है, सहायक राष्ट्र के रूप में उसमें शामिल है। तो इस चैप्टर के लिए अभी हम देखेंगे इसमें। अब देखते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस टाइप के यूपीएससी बनाता है। नॉर्मली आप देखेंगे इसमें कथन कारण वाले जो क्वेश्चन है वो आपको कम ही देखने को मिलेंगे। नॉर्मली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन अभी तक जो ट्रेंड रहा है, वो ट्रेंड कैसा रहा है, स्टेटमेंट वाइज या टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके फिर 4 ऑप्शन बना के रखे हुए हैं, और कोई एक ऑप्शन सही होता है। जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं भाई जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है। जैसे स्टेडी स्टेट थ्योरी, हमने इसके बारे में कहा था कि भाई ब्रह्मांड कैसा है, अजर अमर है, जैसा पहले से था वैसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। एक है इसमें बिग बैंग थ्योरी, एक है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, और एक है कॉस्मिक इन्फ्लेशन सिद्धांत। हमने बात करी थी बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टिव सिद्धांत है। हमने इसके बारे में कुछ एविडेंस भी हमने देखे थे कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जिससे ये पता चलता है कि जो ब्रह्मांड का विस्फोट वाला सिद्धांत है, या जो ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है, कैसे प्रूव होता है। तो उसके लिए भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब ये कह रहा है कि भाई आकाश गंगाओं के दूर जाने की पुष्टि करने के लिए कौन सा प्रभाव उत्तरदायी है। देखो हमने उसी हिसाब के क्वेश्चन लिए हैं जैसा यूपीएससी पूछता है, हमने कोई अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं लिए। वजह क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस चैप्टर में से मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बना के दूं कि भाई ये कथन है, ये कारण है, जब वो चीजों को उस तरह से पूछ नहीं रहा है तो हमको फिर उसमें उस ज्यादा उलझना नहीं है। कॉस्मोलॉजी इतना इतना ब्रॉड विषय है, इस चैप्टर में हमने 2 चीजों को एग्जैक्टली अगर बात करें,
एक तो हमने कॉस्मोलॉजी को पढ़ा है और दूसरा हमने पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ा है। पार्टिकल फिजिक्स अपने आप में बहुत ही ब्रॉड एरिया है। अब 17 पार्टिकल हमने बस बोल के हम आगे बढ़ गए, लेकिन उनमें भी फिर क्या है, कैटेगरी है। फर्मियंस, बोसॉन्स, हैड्रॉन्स, बहुत सारी कैटेगरी हैं। उनका फिर निर्माण कैसे होता है, क्वार्क्स कैसे-कैसे वर्क करते हैं, चार्ज का जो फंडामेंटल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, उसका भी डिवीज़न 1/3 और 2/3 में हो जाता है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बट यूपीएससी उस चीज़ में जा नहीं रहा है, तो हमको भी उसमें फिर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ऐसा साइंटिस्ट बनने वाली प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे जो जर्नलिस्टिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, और उसी टाइप से क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, तो इसलिए हमने इस टाइप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिए। ये कह रहा है आकाशगंगाओं के दूर जाने के लिए कौन सा प्रभाव उत्तरदायी है? कॉम्पटन प्रभाव, जीमैन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, टिंडल प्रभाव। तो इसके लिए कौन सा प्रभाव उत्तरदायी है? डॉपलर प्रभाव उत्तरदायी है। अब समझते हैं डॉपलर प्रभाव है क्या, थोड़ा सा हमको ये आइडिया होना चाहिए। टिंडल प्रभाव ये तो उसमें होता है जो आपके कॉलॉइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब देखिए डॉपलर सापेक्ष गति होने पर, कोई एक दूर जा रहा है, कोई पास आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं, मतलब या तो दूरियां कम होनी चाहिए या दूरियां क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो वैसे केस में दो तरह का होता है ये, ध्वनि हेतु और एक होता है प्रकाश। वो तो प्रकाश वाले से मतलब है, ये फिर दो टाइप का है। दूर जाती वस्तुएं क्या शो करती हैं? तो ये शो करती हैं रेड शिफ्ट, मतलब उनका जो लाइट है उसमें हमको रेड रेड लाइट की तरफ मूव करता हुआ, या फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज हमको कैसा लगेगा कि जो मान लीजिए व्हाइट कलर की लाइट है या कोई पार्टिकुलर मान लीजिए येलो कलर की लाइट है, तो हमको थोड़ी सी रेड अपीयर होगी, फ्रिक्वेंसी उस साइड में हमको जाती हुई फील हो। ऐसे ही जो पास आती वस्तुएं हैं वो क्या शो करती हैं? तो वो शो करती हैं वायोलेट। अगर रेड शिफ्ट, अगर आपको कोई चीज रेड अपीयर हो रही है इसका मतलब दूर जा रही है, और अगर वो वायलेट शिफ्ट शो कर रही है तो इसका मतलब वो हमारे पास आ रही है। इस तरीके से फिर है ब्लैक होल से संबंधित उठाते हैं। क्या कह रहा है यहां पे? ब्लैक होल की सीमा को क्या कहा जाता है? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, सीमा को क्या कहा जाता है जिसके पार कोई भी वस्तु नहीं निकल पाती। ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। ये कह रहा है न्यूटनियन सीमा, ये कह रहा है श्वार्ज़शील्ड त्रिज्या, क्रांतिक बिंदु और घटना क्षितिज। हमने अभी इसको देखा था। इवेंट हॉरिजन का मतलब हमने पढ़ा था एक ऐसा इलाका ब्लैक होल के चारों तरफ का जहां से कोई भी लाइट वापस नहीं आ सकती है। ये हो गया ब्लैक होल, इसके चारों तरफ ये इलाका जहां से लाइट भी बाहर नहीं जाती, वो इलाके को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल की सीमा कहते हैं, या उसको घटना क्षितिज के नाम से जानते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगें किस कारण से उत्पन्न होती हैं? गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ऑलरेडी हम उसी टाइप का एक क्वेश्चन फिर हमने यहां पे बनाया है। इसलिए पृथ्वी के चक्कर लगाने से, भाई पृथ्वी का तो द्रव्यमान बहुत कम है ना, तो हमने तो बात करी थी कि जब कोई बहुत बहुत भारी पिंड जब चक्कर लगाते हैं एक दूसरे का, उनके बीच में जब कोई मूवमेंट होता है तब ब्लैक होल सॉरी ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं। तो पृथ्वी तो काफी हल्का पिंड है, तो इसलिए इससे तो नहीं हो गई। अगर किसी ग्रह के विस्फोट से, ग्रह में विस्फोट नॉर्मली नहीं होता, लेकिन हो भी जाए तो ग्रह काफी छोटा पिंड माना जाता है यूनिवर्स के अगर रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इधर उधर। फिर कह रहा है सूर्य के प्रकाश से, तो भाई प्रकाश का क्या मतलब है ब्लैक होल या इसके साथ? सूर्य भी का क्या है, काफी छोटा तारा है, तो इसकी वजह से भी ग्रेविटेशनल वेव उत्पन्न होने का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और वेव क्रिएट होने के लिए द्रव्यमान बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना कि लाइट एनर्जी से क्रिएट ये नहीं होती है, बल्कि होती किसकी वजह से है? भाई अगर मान लीजिए प्रकाश की टॉर्च लेके आप कितना भी 5 10 15 टॉर्च लगा दीजिए आप तालाब के किनारे पे, तो उससे वेव थोड़ी ना क्रिएट हो जाएंगी तालाब में। तालाब में वेव क्रिएट होने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा?
एक पत्थर मारना पड़ेगा तभी उसमें क्या होंगी, रिपल्स तैयार होंगी। बचा क्या, दो विशाल द्रव्यमान जैसे ब्लैक होल के आपस में टकराने या एक दूसरे के चक्कर लगाने, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने की वजह से या इनके तुरंत मूवमेंट की वजह से ब्लैक होल सॉरी ये गुरुत्वाकर्षण तरंगें क्रिएट होती हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही। आगे नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा प्यार आपका हमें बाकी वीडियोस पर मिलता रहा है, समझते हैं कि इसी तरह का प्यार हमें आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।